बेटा नेक्स्ट हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सेकंड टॉपिक पढ़ना है, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और ये लॉ ऑफ मोशन बेटा उस वक्त अप्लाई होता है, इज ओनली एप्लीकेबल अगर कोई ना कोई नेट फोर्स लग रही है। इसका मतलब है नेट फोर्स जीरो नहीं है, बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ऐसी बॉडीज के लिए बेटा ये सेकंड लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन क्या है बेटा कि when a net force acts on a body, जब कोई ना कोई नेट फोर्स लग रही होती है, मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन में होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ठीक है, और से देखो हो क्या रहा है। आपको बेटा मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद ये डेफिनेशन दोबारा से पढ़ेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अज्यूम करो बेटा एक बॉडी है, इसके ऊपर एक साइड पर एक नेट फोर्स लगती है, मैं इसको इस तरफ मूव करवाता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको एक तरफ को फोर्स लगाऊंगा या फिर एक तरफ को पुश करूंगा, कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट करूंगा, तो क्या होगा बेटा, बॉडी इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। अब जाहिर बात है फोर्स अगर लगती रहेगी बॉडी के ऊपर तो क्या होगा, बॉडी की जाहिर बात है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगी, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा, क्योंकि बॉडी की फोर्स लगते रहने की वजह से बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी। ठीक है, और जिस तरफ फोर्स लग रही है एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में पैदा होगी। बेटा मैंने आपको बातें पहले भी बताई थी कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वही डेल्टा वी की डायरेक्शन होती है, वही एक्चुअली फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये वाली बात बेटा हमने सेकंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक में भी की थी, जब हमने जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ा था, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में भी ये वाली बात बेटा मैंने आपको बताई थी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है हमेशा वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो अब बेटा यहाँ पर वो इन्होंने यही कहा है कि अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी का कोई सर्टेन मास है और उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई है, तो फोर्स लगाने से बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी। अब वो कह रहे हैं जो एक्सेलरेशन जितनी भी पैदा होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, इस फोर्स पे। मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस फोर्स पे, मतलब फोर्स ज़्यादा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, फोर्स कम तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगी। ठीक है, अच्छा अब जाहिर बात है बेटे जो फोर्स लगेगी उससे जो एक्सेलरेशन पैदा होगी उसका इसके मास से भी रिलेशन होगा। अब मास से कैसे रिलेशन होगा, अगर बॉडी का मास ज़्यादा है, वजनी बॉडी है, ज़्यादा वजन की बॉडी है, तो उससे क्या होगा, जाहिर बात है फोर्स लगने से वजनी बॉडी को मूव करवाना मुश्किल होता है, इनर्शिया है उसके अंदर, हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो इनर्शिया होने की वजह से ज़्यादा मास वाली बॉडी को फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी और बड़ी मुश्किल से बॉडी मूव करेगी। तो इसका मतलब है ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा मास वाली बॉडी के अंदर फोर्स ज़्यादा लगाने से एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। और अगर बॉडी हल्की है उसके ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर ज़्यादा आसानी से बॉडी ज़्यादा आसानी से एक्सेलरेट होगी, ज़्यादा आसानी से एक्सेलरेशन पैदा होगी। इसका मतलब है मास अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन, बॉडी वजनी होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है एक मास एक्सेलरेशन ज़्यादा कब होगा, मास कम, एक्सेलरेशन कम, क्या मास ज़्यादा, मतलब एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। तो इसलिए बेटा क्या होगा कि इनमें इन्वर्स रिलेशन पैदा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं फोर्स ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा कब होगी, जब फोर्स ज़्यादा होगी। इसका मतलब है एक्सेलरेशन और फोर्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशन है, ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा, ये कम तो ये कम। लेकिन एक्सेलरेशन और मास में इन्वर्स रिलेशन है, मास ज़्यादा तो ये कम, मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। ठीक है, इसलिए बेटा उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट करती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होती है, किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, नेट फोर्स की डायरेक्शन में। बेटा याद रखो, बच्चे जो बहुत बड़ी गलती करते हैं बोर्ड में वो ये करते हैं, तो यहाँ पर लफ्ज़ जो है नेट फोर्स या नेट फोर्स, यहाँ पर तीसरी जगह नेट फोर्स का लफ्ज़ जो आ रहा है यहाँ पर नेट नहीं लिखते, सिर्फ फोर्स लिख देते हैं। अकेला फोर्स मतलब बिल्कुल गलत है, कंसेप्चुअली रॉन्ग है बेटा, आपने पूरा नेट फोर्स का लफ्ज़ पूरे का पूरा ही लिखना है। ठीक है, अच्छा बेटा अब कहते जब नेट फोर्स बॉडी पर एक्ट करती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होती है, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। अच्छा अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। ज़्यादा नेट फोर्स होगी तो ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी, कम नेट फोर्स होगी तो कम एक्सेलरेशन पैदा होगी। इसलिए इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है नेट फोर्स और एक्सेलरेशन का, इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। लेकिन ये रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, लेकिन ये इस मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब मैथमेटिकल फॉर्म कैसे आती है, एक्सेलरेशन पहले मैंने लिख दिया नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
अब बेटा याद रखो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जिक्र हो रहा है, इसलिए हमने एरोज नहीं लगा रहे। एक्चुअल में एक्सलेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। जहाँ चूंकि हमने मैग्नीट्यूड का लफ्ज़ यूज़ किया है, इसलिए बेटा यहाँ पे हमने एरोज का जिक्र नहीं किया। ठीक है, फिलहाल हम इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड के डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सलेशन बेटा ज़्यादा फोर्स ज़्यादा, इसलिए एक्सलेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक्सलेशन मैथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसके लिखने का क्या तरीका होता है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होता है, ये आ गया 1/m। ठीक है ना, इन्वर्सली को लिखने के लिए इन्वर्स में लिख देते होते हैं। अब बेटा इन दोनों को कंबाइन करके लिख देना। वो कैसे कंबाइन करते होते हैं, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है ना, तो f मल्टीप्लाई बाय 1/m करें तो वो f/m ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए बेटा ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये क्या हो गया, f/m। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो इक्वल के साथ कांस्टेंट आता होता है। ठीक है, ये इक्वल के साथ कांस्टेंट आने का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको एंड पे बताऊंगा। बेटा यहाँ पे इक्वल के साथ कांस्टेंट आ गया k इंटू f/m। ऐसे यूनिट्स में जब सारी वैल्यूज पे बड़ी लंबी छोटी कैलकुलेशन है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बैचलर्स लेवल की कैलकुलेशंस है, लिहाजा हमने इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। लेकिन जब ये सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं तो k की वैल्यू बेटा 1 निकलती है, तो इस लिहाजा हमने यहाँ पर डायरेक्टली k की वैल्यू 1 पुट की। तो यहाँ पर क्या आ गया, a इज इक्वल टू k की जगह 1 इंटू f/m। तो 1 नहीं लिखा, डायरेक्ट आ गया a इज इक्वल टू f/m। इसको बेटा रीअरेंज किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गया f इज इक्वल टू ma। ये वही इक्वेशन है बेटा जो कि मैंने आपको फोर्स वाले टॉपिक में इस चैप्टर के जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर में बेटा ये वाली इक्वेशन आपने डिस्कस की थी, वो एक्चुअली इस तरह से डिराइव होती है। और जो एस यूनिट ऑफ दिस फोर्स है वो 1 न्यूटन है। ओके बेटा, अब ज़रा इंपॉर्टेंट बात प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में देख लो। इसकी बेटा एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बेटा आपने एग्स लेने हैं और साथ आपके पास मनी है, ठीक है, तो आपको पता है बेटा जितने ज़्यादा आपने अंडे लेने हैं उतने ज़्यादा आपको पैसे चाहिए। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि जो मनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एग्स के। ठीक है, मतलब एग्स बढ़ेंगे तो पैसे भी ज़्यादा होंगे, एग्स कम होंगे तो कम पैसे लगेंगे। अब कितना ज़्यादा, क्या रिलेशन किस हिसाब से है, इसमें क्या आएगा, m के साथ इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट k इंटू एक्स। अब ये k का मतलब क्या है, k क्या चीज़ है, बेसिकली ये है प्राइस ऑफ 1 एग। ठीक है, ये एक एग की प्राइस है इस केस में। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी दो वैल्यूज को प्रोपोर्शनल करते हैं, इसका मतलब होता है कि इसमें जो कांस्टेंट k लगता होता है ये वो वैल्यू होती है जो इस एक वैल्यू का एक यूनिट बढ़ने से इस वैल्यू को अफेक्ट करे। ठीक है, अगर 10 रुपये का अंडा है तो क्या होगा बेटा, इसका मतलब है जब इसकी वैल्यू एक वैल्यू बढ़ेगी, एक अंडा बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू पर 10 टाइम्स अफेक्ट होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो इसलिए बेटा इस तरह से ये जो प्राइस होती है, ये जो कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड करता होता है इन दोनों की वैल्यूज में किस अंदाज में, किस रेशो से एक वैल्यू का चेंज दूसरे वैल्यू के चेंज को अफेक्ट कर रहा है। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बेटा इस अंदाज में आता होता है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको नहीं भी समझ आई इसको दोबारा से आप सुन सकते हैं बैक करके, आपको मजीद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी इसकी। बाकी बेटा इसका जो फर्दर आपका इस टॉपिक का रिमेनिंग हिस्सा है कि इसके बाद में उन्होंने डेफिनेशन बनाई हुई है 1 न्यूटन की, वो बेटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।